नमस्कार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम बापू और बिहार में मैं डॉक्टर सविता पारीक आपका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, बापू का जन्म भले ही गुजरात में हुआ हो, पर उनका देश के हर कोने से जुड़ाव था। ऐसा ही कोना था बिहार और यहाँ के निवासी जिनसे बापू का विशेष लगाव था। चंपारण सत्याग्रह, भीतिहरवा आश्रम, बिहार विद्यापीठ, ये बापू की वो निशानियां हैं जिन्हें बिहार आज भी पूरी शिद्दत से सहेजे हुए है। बापू से बिहार के विशेष रिश्ते को और गहरा करने के मकसद से हमने गांधी मैदान, गांधी संग्रहालय और हाल ही में निर्मित बापू टावर जैसी कई खास सौगातें उन्हें समर्पित की है, ताकि नई पीढ़ी, जिसे आजकल हम जेन जी पुकारते हैं, वो बापू और उनके विचारों को और गहराई से समझ सके, उन्हें आत्मसात कर सके। आज बिहार में बापू की प्रासंगिकता पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान विनय कुमार जी। आप बिहार प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और वर्तमान में नवनिर्मित बापू टावर के निदेशक भी हैं, उसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। विनय जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत, अभिनंदन। जी नमस्कार। विनय जी, मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं और उसके महज 2 साल बाद 1917 में वो बिहार आते हैं। यानी सिर्फ 2 साल में M.K. गांधी गुलाम भारत में अन्याय के खिलाफ उठने वाली एक सशक्त आवाज बन चुके थे। आपसे यहाँ हम जानना चाहेंगे कि बापू की आवाज को देश और दुनिया में और बुलंद होने में चंपारण मूवमेंट ने किस तरह से अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, हम लोग जानते हैं कि जब हिंदुस्तान लौटे अफ्रीका से, तो वो गोखले साहब के निर्देश पर वो पूरे देश में उन्होंने भ्रमण करना शुरू किया था और अलग अलग फिर कांग्रेस के सम्मेलनों में वो शामिल होते रहे थे। चंपारण से राजकुमार शुक्ल और दूसरे लोग उनके पास जाते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि चंपारण आए, और चंपारण वो आते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि यह चंपारण उन्हें महात्मा गांधी बनाएगा। तो ऐसे में आप समझिए कि चंपारण आना उनके लिए दक्षिण अफ्रीका के बाद एक दूसरी महत्वपूर्ण प्रयोगशाला के रूप में साबित होती है। जब वो, क्योंकि सत्याग्रह को लेकर के या अपने जो दूसरे उनके जो उपकरण थे, राजनीतिक उपकरण, उनका इस्तेमाल उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में तो किया ही था, लेकिन उसको हिंदुस्तान की परिस्थितियों में यहाँ के लोगों के साथ जो उनको करना था, तो इसको वो उनके लिए काफी अच्छा मौका था चंपारण, कि जहाँ वो इन तमाम उपकरणों का इस्तेमाल करके अपने देश के एक महत्वपूर्ण मुद्दे को रिजॉल्व कर सकते थे। महात्मा गांधी आते हैं चंपारण और वहाँ जो 3 कठिया सिस्टम था उसके अगेंस्ट वो सारे चंपारण जाते हैं। चंपारण जाने के क्रम में हम लोग जानते हैं कि जो सारी घटनाएं होती हैं कि किस तरह से उन्हें कलेक्टर रोकने की कोशिश करते हैं, मजिस्ट्रेट के कोर्ट में वो अपीयर होते हैं और वो वापस जाने से मना करते हैं। तो इसके बाद जब वो इस तरह से हम लोग देखें कि उन्होंने अंग्रेज शासन को एक बहुत साफ उन्होंने मैसेज कर दिया था कि वो अपने सत्याग्रह के जरिए लोगों के बीच जाएंगे, किसानों की बातों को सुनेंगे, उनके रिकॉर्ड करेंगे। उनके दिमाग में बहुत क्लैरिटी थी कि वो फिर अंग्रेजी शासन को उसके बारे में पिटीशन देंगे कि इसको जो 3 कठिया पद्धति के जरिए नील के किसानों का शोषण होता था उसको रोका जा सके। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इस पूरे आंदोलन में महात्मा गांधी अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। जो तमाम शोषणकारी और दमनकारी नीतियां थी सरकार की, वो समाप्त होती हैं और किसानों की एक तरह से जीत होती है। तो ये अपने आप में कहना चाहिए कि बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश और दुनिया में गया। यह एक बात थी जी। लेकिन उसके साथ एक दूसरी बात थी कि उन्होंने भीतिहरवा में, चंपारण में भीतिहरवा में उन्होंने आश्रम खोला, एजुकेशन सिस्टम में काम किया, स्कूल खोले। और आप ऐसे देखिए कि कहीं न कहीं से अपने कोर टीम की, जो उनके साथ काम करने वाले थे आने वाले दिनों में आजादी की लड़ाई में, उन लोगों के लिए उन्होंने एक बुनियाद रखी वहां, सबको सिखाया कि कैसे सामाजिक कार्यक्रम करना है, कैसे कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, कैसे शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाना है, कैसे एक आश्रम चलाया जा सकता है। यानी कि जो वो बार बार जिस पर जोर देते हैं गांधी कि अपनी शुद्धि करनी चाहिए, तो इन तमाम चीजों को एक्सपेरिमेंट के रूप में वो वहां भीतिहरवा आश्रम में करते हैं। और इन्हीं के साथ वो पूरे देश में जब वो आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के जरिए कूदते हैं, तो वो तमाम जो अनुभव वहां भीतिहरवा आश्रम में और चंपारण में हुए, उसी को एक्चुअली इंटीग्रेट करते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं।
बिहार में बापू के अलग अलग धामों का संरक्षण हो या फिर उनकी स्मृति में स्मारक बनाना हो, देश के अन्य राज्यों की तुलना में विनय जी बिहार इस मामले में हमें अग्रणी नजर आता है। साल 2005 के बाद बिहार के विकास का मॉडल गांधी मॉडल की तर्ज पर बढ़ता हुआ नजर आता है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? ये सही है कि 2005 के बाद जो बिहार का मॉडल है वो गांधी मॉडल की तरह ही चला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कि गांधी के मुरीद हैं और गांधी पर काफी विश्वास रखते हैं, उनके सिद्धांतों पर, तो उन्होंने उन तमाम चीजों को अपनाया जो जिन बातों की वकालत गांधी जी ने अपने फिलॉसफी में की है। जैसे उन्होंने, देखिए आप, सबसे पहले एक मद्य निषेध कराया उन्होंने, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। शराबबंदी उन्होंने कराई, और शराबबंदी ही इतना इफेक्टिव है क्योंकि मैं क्षेत्र में भी पदस्थापन में रहा हूं और हम लोगों ने देखा है कि जो ग्राउंड लेवल पर गांव के भीतर जो शराब का असर निचले तबके के लोगों पर था और जो महिलाओं का शोषण होता था, वो चीजें वहां ग्राउंड लेवल पे काफी बदल गई थी। एक बात। दूसरी बात कि उन्होंने महिलाओं के विकास के लिए भी उन्होंने काफी काम किया। जीविका जैसी संस्था को उन्होंने आगे बढ़ाया और आज पूरे राज्य में जीविका दीदियों का जो आना हुआ है सामने में, वो एक सामाजिक क्रांति की तरह है जी। तो ये आप देखिए। इसके अलावे लड़कियों की शिक्षा पे उन्होंने काफी काम किया जी। आर्थिक बदलाव की दिशा में हाल ही में एक नई पहल राज्य सरकार की ओर से की गई है, वो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसका प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने साथ में चयनित महिलाओं को उनके खाते में हस्तांतरित की है 10,000 रुपए की राशि। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं महिलाओं को सशक्तिकरण करने में? मुझे लगता है कि यह जो फैसला है महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है, क्योंकि देखिए हर चीज के पीछे अर्थ है। आपके पॉकेट में और आपके पर्स में जब पैसा होता है तो आपके भीतर एक आत्मविश्वास होता है। ठीक है, पैसा सब कुछ नहीं होता है, पर सामाजिक बदलाव के लिए, पारिवारिक बदलाव के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए तो पैसा बुनियादी चीज होता है। तो ये पैसा जब महिलाओं के अकाउंट में जा रहा है, वो छोटे छोटे चीजों को वो रोजगार वो कर सकती हैं, इसके लिए उनको इंडिपेंडेंस होगा। तो आर्थिक आजादी ही तो सबसे महत्वपूर्ण है। आर्थिक आजादी से ही तो महिलाओं को अपनी आजादी मिल पाएगी, जिस आजादी की बात हम लोग वकालत करते रहते हैं। आधी आबादी के लिए उनको समाज में स्थान मिलना चाहिए। तो जो ये आर्थिक आजादी मिलेगी, इस तरह के रोजगार मिलने से समाज में बराबरी क्या, उससे आगे का भी दर्जा प्राप्त कर सकेंगे। जी, अब रुख करते हैं बापू टावर का। आपसे जानना चाहेंगे गांधी जी के प्रेरणादायी जीवन संदर्भों को बापू टावर ने किस तरह से संजोया है। संक्षिप्त में अगर आप हमारे श्रोताओं को बापू टावर की रेडियो यात्रा करवा सकें तो। देखिए, एक दो बुनियादी बात जो पहले मैं बता दूं कि बापू टावर की संकल्पना जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने की थी, जब चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष मनाए जा रहे थे, उसी दौरान 2017 में इसकी कल्पना की गई, 18 में ये मतलब इसकी घोषणा की गई, 19 में इसका शिलान्यास हुआ और पिछले वर्ष 2024 के 2 अक्टूबर को इसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता को लोकार्पित किया। ये उसका बैकग्राउंडर है। बापू टावर इस रूप में विशिष्ट है कि वह महात्मा गांधी के चंपारण में महात्मा गांधी के बनने की कथा को भी खास तौर पर रेखांकित करता है। ये बात हुई। अब हम लोग बापू टावर के अगर हम लोग बारे में बात करें, खासतौर पे उसके एग्जिबिट्स के बारे में, तो हम लोग देखेंगे कि यह 2 खंडों में बटा हुआ भवन है। एक शंकु आकार का भवन है, एक आयताकार भवन है। दोनों भवनों में आर्ट गैलरीज हैं। शंकु आकार के जो भवन है, जिसमें तांबे का क्लाइडिंग किया गया है, एक आवरण चढ़ाया गया है। आप ये इसको ऐसे समझिए कि वो तांबे का जो क्लाइडिंग है वह भी खास पर्पज से किया गया है। तो क्योंकि आने वाले, हम लोग जानते हैं कि तांबा या दूसरी धातुएं जो हैं ऑक्सीडेशन के बाद उसमें पतीना आ जाता है। पतीना एक आवरण है जिसको आप कह सकते हैं खास तरह का रस्ट जैसी चीज है जो कि उसके कलर को चेंज करती है। पतीना ब्लूइश और ग्रीनिश इफेक्ट वाली कलर वाली चीज होती है। तो आप समझिए कि ये जो पूरा कॉपर क्लाइडिंग है, तांबे का आवरण, यह आने वाले वर्षों में यह बदलकर इसका रंग ब्लूइश और ग्रीनिश हो जाएगा, जो कि इन्वायरमेंटल इको फ्रेंडली कलर की तरह वो दिखेगा। धरती के ग्रीनिश जो हम लोग कहते हैं हरितिमा से मिलता जुलता कलर होगा, तो ये इसका लुक बदल जाएगा बहुत सारा जी। तो मैं एक गैलरी की बात कर रहा था। तो गांधी जी का पूरे जीवन को यह बापू टावर का संग्रहालय दिखाता है।
विभिन्न गैलरी में, जैसे पहली गैलरी में उनके प्रारंभिक जीवन को दर्शाया गया है, जन्म से लेकर के उनकी शिक्षा दीक्षा, इंग्लैंड जाने की कहानी और दक्षिण अफ्रीका में जाना, वहां वकालत करने और वहां फिर भारतीयों के पक्ष में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन किया उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। 8 मिनट की एक छोटी सी फिल्म भी दिखाई जाती है उसमें गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के इस पर। उसके बाद जब हम लोग वापस रैंप में आते हैं और रैंप में फिर दक्षिण जो चंपारण में आने की कथा है वो उसमें वर्णित की गई है और चंपारण गाथा को विस्तार से इसमें दिखाया गया कि कैसे वो जब चंपारण जा रहे थे उस वक्त बिहार की क्या स्थिति थी, बिहार की राजनीतिक स्थिति क्या थी, बिहार का ओवरऑल स्थिति को लेकर के एक पूरा स्क्रीन रखा गया है। इसके बाद वो कैसे मुजफ्फरपुर जाते हैं, फिर चंपारण जाते हैं, फिर चंपारण में जो सारा काम वो करते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप उन्होंने मतलब म्यूरल्स के जरिए, फिल्मों के जरिए, छोटे वीडियोस के जरिए, है ना, वो सब कुछ दिखाया गया। वहां एक बहुत खास दर्शक को बहुत अच्छा लगेगा, एक बहुत बड़ा मतलब गांधी जी कहते हैं कि जब वो चंपारण जा रहे थे तो जसौली पट्टी की जो यात्रा कर रहे थे तो वो हाथी पे चढ़ कर गए थे, तो एक बड़ा हाथी भी वहां डिस्प्ले किया गया है। तो ये बात दर्शक इसको बहुत इंजॉय करते हैं। और उसके बाद फिर अंग्रेज जो मजिस्ट्रेट था उसके सामने जो बयान देते हैं उसको भी बहुत अच्छे से दिखाया गया। उसके लिए स्क्रीन में फिल्म भी दिखाई जाती है छोटी सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद एक तीसरी गैलरी में फिर हम लोग वापस आयताकार भवन में घुसते हैं। वहां एक तीसरी गैलरी है जिस गैलरी में गांधी जी के जो कंस्ट्रक्टिव वर्क थे उनको दिखाया गया। साबरमती आश्रम की स्थापना से होते हुए असहयोग आंदोलन के बाद से उनको जेल में डाला गया और उसके बाद साइमन कमीशन से लेकर के नमक सत्याग्रह तक का वर्णन किया जाता है। उसमें वहां पर भी एक 8 मिनट की फिल्म है जिसके जरिए इन सब चीजों को विजुअली एक सिनेमा के रूप में भी हम लोग देखते हैं। वहां एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो एक होलोग्राम है जिसमें गांधी जी के विभिन्न इन स्टेप्स को उसमें दिखाया गया है। होलोग्राम एक विशेष तकनीक है जिसमें एयर में इमेज क्रिएट होता है जी। तो ये सब चीजें हमारे दर्शकों को बहुत आकर्षित करती हैं और खासतौर पर जो हमारा जेन जी है, नया जनरेशन है, उसको भी बहुत आकर्षित करता है। हम लोग इसको ऐसे देखते हैं कि जहां गांधी जी के विचारों की आवश्यकता है, अब नया जनरेशन जो गांधी को नहीं जानता था अब वो गांधी के साथ सेल्फी कर रहा है और वो अपने सोशल मीडिया पे डाल रहा है। तो ये अपने आप में कहें कि पैसिव रूप से ही सही, पर हम गांधी को अपने नए जनरेशन से परिचित कराने में रोल प्ले कर रहे हैं। जी, बहुत खूबसूरत यात्रा आपने शब्दों में बयां की है और मुझे लगता है कि इसको सुनने के बाद में जिन्होंने अभी तक बापू टावर नहीं देखा है वो जरूर वहां तक पहुंचेंगे। एक सवाल और यहाँ से निकल कर आया, आपने बोला कि शंकुकार जो गैलरी है, वो जो बिल्डिंग है उससे आयताकार में, तो क्या इंटरकनेक्टेड है दोनों गैलरीज, दोनों में जा सकते हैं? जी, दोनों भवन जो है 5 फ्लोर में, ये देखिए एक्चुअली 6 मंजिला इमारत है जो आयताकार भवन है, तो 6ठी मंजिल पे कार्यालय है, तो 5 मंजिल तक, ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5 मंजिल तक हमारे यहाँ वहाँ गैलरीज हैं जो जिसमें कि एग्जिबिट प्रदर्शित किए गए हैं। तो हर मंजिल मतलब आयताकार भवन और शंकुकार भवन दोनों कनेक्टेड है ब्रिज के जरिए, तो हर एक फ्लोर पे वो ब्रिज के जरिए कनेक्ट होते हैं। जी, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोशल ऑडिट इम्पैक्ट की। बापू टावर की स्थापना के बाद में इसका सोशल ऑडिट इम्पैक्ट आप किस तरह से देखते हैं, कैसा उत्साह है इसको लेकर के? देखिए, एक तो बापू टावर जो लोग आते हैं तो उसको एकदम चमत्कृत होकर जाते हैं, मतलब मेस्मराइज होकर के। वो बार बार कहते हैं कि बाहर से हम लोग नहीं समझे थे कि इतना महत्वपूर्ण संग्रहालय है, तो लेकिन जब वो आते हैं तो काफी प्रभावित होते हैं। और मुझे कई ऐसे दर्शक मिले जो पहले तो कहे कि हम लोग गांधी के समर्थक नहीं थे, लेकिन जब वो पूरा इस बापू टावर को घूम लेते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, कहते हैं कि अब हम लोग को गांधी के बारे में नए सिरे से पढ़ने और उनको समझने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि जो भी दर्शक आते हैं ये मतलब मिक्स्ड ओपिनियन है। तो मुझे लगता है कि काफी गांधी जी का जो जीवन है, जो उसको बार बार कहते हैं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, तो गांधी जी का जो पूरे जीवन की यात्रा हम इस बापू टावर में जब हमारे दर्शक देखते हैं तो वो एक संदेश ग्रहण करते हैं, तो लोगों के बीच में काफी प्रभाव आता है। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को कि उसमें एक टर्न टेबल भी है, ओरिएंटेशन हॉल, जो ग्राउंड फ्लोर पे ही है। यानी कि दर्शक जब आते हैं तो सबसे पहले उनको हम लोग ओरिएंटेशन हॉल में ले जाते हैं। या इसमें एक 360 डिग्री में वो सिनेमा हम लोग दिखाते हैं और वो टर्न टेबल वो घूमता रहता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसको भी बहुत
ज्यादा ही दर्शकों की काफी लोकप्रिय है। उसमें हम लोग बापू टावर के बनने की पूरी कहानी, बिहार की जो सांस्कृतिक विरासत है, बिहार की जो राजनीतिक विरासत है, बिहार का जो आजादी की लड़ाई में कंट्रीब्यूशन है, उन सबको उसमें हम लोग दिखाते हैं। जी, बापू पे पूरी दुनिया में बहुत किताबें लिखी गई हैं। बापू ने भी कई किताबें लिखी हैं, तो क्या बापू टावर में बापू से रिलेटेड साहित्य को भी जगह दी गई है? जी, हम लोग के यहाँ एक सोवेनियर शॉप भी है, तो उसमें बापू से संबंधित जो गांधी जी की उनकी अपनी आत्मकथा और दूसरे बड़े लेखकों की किताबें जो गांधी पर लिखी गई हैं, वो तमाम किताबें और गांधी से जुड़े हुए और गांधी के मूल्यों से जुड़े हुए किताबें भी वहाँ बिक्री के लिए उपलब्ध है। बहुत सुंदर। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं विनय जी। यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि वैसे तो बापू का पूरा जीवन ही हमारे लिए एक लेसन है, एक सीख है, पर आज के दौर में समाज को, खासकर युवा वर्ग को बापू की कौन सी सीख मूल मंत्र के तौर पर अपनानी चाहिए ताकि देश, समाज और व्यक्ति सभी का हित हो? मुझे लगता है कि महात्मा गांधी ने जो संदेश दिया है, वह पूरा उनके पूरा जो जीवन है, सब कुछ देखने में एक बात जो मुझे केंद्र में लगती है वो है सत्य के प्रति आग्रह। वो बचपन से आप देखेंगे कि सत्य के प्रति वो काफी उत्सुक रहे। एक घटना जो मैं ऐसे चलते चलते चाहूंगा सुनाना, कि जो बचपन में उनकी बहुत सारी उनको बुरी आदतें लग गई थी, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, सिगरेट पीना, ये सब आदतें लग गई थी। बाद में जब वो रियलाइज करते हैं कि ये बहुत खराब आदतें थी, तो वो अपने पिता से पत्र के माध्यम से लिख करके माफी मांगते हैं। अपने पिता को वो पत्र लेकर देखते हैं और पिता भी इतने द्रवित होते हैं, वो रोने लगते हैं। वो उनको इसके लिए डांटते नहीं है। तो लेकिन गांधी, आप समझिए, अपने सच को उन्होंने कहा और पूरे जीवन उन्होंने सत्य का निर्वाह किया। तो मुझे लगता है कि सत्य के प्रति आग्रह और पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को जिस तरह से उन्होंने लीड किया, उसमें सत्य के प्रति आग्रह ही था। तो मैं चाहूंगा कि हमारा जो नया जनरेशन है वो सत्य के प्रति स्टैंड लेने की क्षमता होनी चाहिए और उसका निर्वाह करना चाहिए, यही, और उसके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। गांधी के पूरे जीवन को जब हम देखते हैं तो यही लगता है कि सत्य के लिए उन्होंने किसी से भी समझौता कभी नहीं किया। जी, बहुत ही सुंदर बात है। गांधी जी का जो पूरा जीवन है वो एक दर्शन है और इस दर्शन को आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया विनय कुमार जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। जी, शुक्रिया, धन्यवाद।